नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास प्रोग्राम में और आपके साथ मैं हूं मेघा कौशिक। देश की तड़प असहनीय है। जो लोग घरों में बैठकर टीवी पर मौत का मंजर देख रहे हैं, उनका दिल बैठा जा रहा है। हर किसी के मन में डर समाया हुआ है और जहन में एक ही सवाल है कि इस महामारी से निजात कब तक मिलेगी, कब डर के साए से बाहर आएगा इंसान। बेशक कोरोना के खिलाफ लड़ाई लंबी है, लेकिन इस लड़ाई में भूमिका सिर्फ डॉक्टर्स या हेल्थ सिस्टम पर नहीं है, बल्कि लड़ाई है आम इंसान की। कोरोना को रोकने के लिए आम आदमी को कुछ निर्णय करने होंगे, कुछ संकल्प लेने होंगे। अगर हर शख्स ने कोरोना गाइडलाइन का पालन किया होता तो आज ये स्थिति हरगिज न होती। अब वो वक्त आ गया है जब हर हिंदुस्तानी को कोरोना के खिलाफ तैयार होना होगा। पूरी ताकत और हर हथियारों को आजमाने का वक्त है, क्योंकि ये है महामारी से महाभारत। कोरोना भारत को काफी नुकसान पहुंचा चुका है। देश ने कुछ ऐसी शख्सियत खोई जो अनमोल थीं और जिनकी कमी खलती रहेगी। ऐसी ही एक हस्ती रहे वरिष्ठ पत्रकार रोहित सरदाना की मौत की खबर से पूरा देश हिल गया। कोरोना का कहर थामने के लिए अब हर कोई संकल्पित होने लगा है। इधर विदेशी मदद से लेकर वैक्सीनेशन भी उम्मीद जगा रही है कि संघर्ष भले ही लंबा हो, लेकिन भारत इस युद्ध को जीत कर ही रहेगा। कैसा ये खतरे का पहर है, आज हवाओं में भी जहर है। कहीं भी देखो बात यही है, हाय भयानक रात यही है। मौत के साये में हर घर है, कब क्या होगा किसे खबर है। बंद है खिड़की बंद है द्वारे, बैठे हैं सब डर के मारे। क्या होगा इन बेचारों का, क्या होगा इन लाचारों का। इनका सब कुछ खो सकता है, इन पे हमला हो सकता है। कोई रक्षक नजर न आता, सोया है आकाश पे दाता। ये क्या हाल हुआ अपने संसार का, निकल रहा है आज जनाजा प्यार का। कोरोना के डर से थर्रा रहा देश। महामारी ने छीन ली कई कीमती जिंदगियां। लोगों में वायरस की दहशत। हर किसी के मन में एक ही सवाल, कब दूर होगा कोरोना वायरस का आपातकाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। शाम के 5 बज रहे हैं और वक्त तो चला है दंगल का। टीवी मीडिया के सबसे तेज तर्रार चेहरों में से एक रोहित सरदाना अब हमारे बीच नहीं है। पहले कोरोना संक्रमण और बाद में इलाज के दौरान आए हार्ट अटैक ने रोहित सरदाना को हमसे छीन लिया। मीडिया इंडस्ट्री ही नहीं, पूरा देश एक होनहार पत्रकार के यूं चले जाने पर गमगीन है। सोशल मीडिया पर देश भर से उन्हें श्रद्धांजलियां दी जा रही हैं। देश के प्रधान से आम आदमी तक सभी हैरान हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने भी उन्हें श्रद्धांजलि दी, गृह मंत्री अमित शाह ने श्रद्धांजलि दी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने श्रद्धांजलि दी। प्रदेश के राज्यपाल कलराज मिश्र हों या यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, ऐसी तमाम हस्तियों ने रोहित सरदाना को याद किया है। सीएम अशोक गहलोत ने भी रोहित सरदाना के निधन पर शोक जताया। सीएम ने ट्वीट करते हुए लिखा कि वरिष्ठ पत्रकार और आज तक के एंकर रोहित सरदाना के निधन की खबर से दुख हुआ। उनके परिवार के प्रति मेरी संवेदना है। इस मुश्किल वक्त में उन्हें शक्ति मिले, दिवंगत आत्मा को शांति मिले। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने रोहित की मौत पर दुख जताया। रोहित कोरोना से संक्रमित थे और अस्पताल में भर्ती थे। अचानक आए हार्ट अटैक की वजह से
उनकी मौत हो गई। एक और कोरोना की वजह से लोग जान गंवा रहे हैं, तो दूसरी ओर देश भर के अस्पतालों में जिंदगी की जंग जारी है। कहीं ऑक्सीजन की कमी तो कहीं दवाइयों के अभाव ने इलाज में मुश्किलें पैदा की हैं। अस्पतालों में स्वास्थ्य सुविधाएं चरमरा रही हैं। ऐसा लगता है कि संक्रमण की सुनामी आई है, जो भारत को डुबो देने पर आमादा है। अब तक जो भारत दुनिया भर में कोरोना के खिलाफ युद्ध की अग्रिम पंक्ति में खड़ा था, वो अचानक लाचार नजर आने लगा, तो दुनिया भर से मदद देने वालों का तांता लगा हुआ है। कई देश मुश्किल वक्त में भारत का साथ देने के लिए आगे आए हैं। ऑक्सीजन, दवाई और जरूरी उपकरणों की खेपें लगातार आ रही हैं। इतना ही नहीं, पूरी दुनिया भारत के साथ खड़ी है। मंगोलिया से आई राहत की खेप के साथ आया ये मैसेज दिखा रहा है कि इंसान को बचाने के लिए इंसान ने सरहदों को पीछे छोड़ा है। भारत को हिम्मत बंधाते हुए मंगोलिया कह रहा है, हारना नहीं है इंडिया। इधर भारत कोरोना से लड़ाई को अपनी पूरी ताकत से लड़ रहा है। करीब 15 करोड़ लोगों को वैक्सीन का डोज लग चुका है। 3 करोड़ के करीब लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी है। अब सभी के मन में सवाल यह है कि आखिर इस वायरस की त्रासदी से मुक्ति कब मिलेगी, यह अंधेरा कब छंटेगा और आशा की नई किरणों से भरा सूरज कब निकलेगा। दिखाएंगे आगे, बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ। घोर निराशा में जी रहे हिंदुस्तान के लिए रिपोर्ट राहत दे सकती है। उम्मीद की वो किरण दिखा सकती है जो कोरोना के अंधकार के पीछे छिपी है। इस रिपोर्ट के पीछे हाल फिलहाल मिल रहे संकेत हैं तो कोरोना की पिछली लहर के अनुभव भी हैं। भले ही रोजाना संक्रमण के आंकड़े बढ़ रहे हैं, लेकिन रिकवरी के आंकड़े भी पीछे पीछे चल रहे हैं। यानी जैसे ही संक्रमण की दर में गिरावट शुरू होगी तो देश में रिकवरी रेट तेजी से बढ़ेगी, बीमारों की संख्या भी गिरेगी और अस्पतालों पर बोझ भी कम होगा। और क्या क्या संकेत हैं इस रिपोर्ट में, आप देखिए। बेशक देश कोरोना की जिस भयंकर त्रासदी से गुजर रहा है वो डराने वाली है। लाखों लोग रोजाना संक्रमण की चपेट में आ रहे हैं, हजारों जान गंवा रहे हैं। स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की चरमराहट ने स्थिति को और विस्फोटक बना दिया है। संक्रमण के डेली केसेस का आंकड़ा करीब 4 लाख छूने को है। देश में गुरुवार को एक दिन में कोरोना वायरस संक्रमण के रिकॉर्ड 3,86,888 मामले दर्ज किए गए, जिसके बाद संक्रमण के कुल मामले 1,87,54,984 हो गए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक उपचाराधीन मरीजों की संख्या 30 लाख के पार पहुंच गई है। गुरुवार को एक दिन में 3,501 लोगों की मौत होने के बाद मृतकों की संख्या भी 2,08,313 हो गई। अब सवाल ये उठता है कि इंसान की जान पर सबसे बड़ी मुसीबत बनकर आया कोरोना का ये आवेग कब कम होगा, ये अंधियारी कब छटेगी, उम्मीद का उजाला कब होगा। तो पुख्ता तौर पर तो कोई तारीख तय नहीं की जा सकती, लेकिन जो संकेत हैं और पिछली लहर के जो अनुभव हैं वो यही कहते हैं कि कोरोना जिस रफ्तार से बढ़ रहा है उसकी गति उतनी ही तेजी से घटेगी भी। भले ही आंकड़े अस्थायी हैं, लेकिन कोरोना संक्रमितों की बाढ़ में उन तथ्यों पर भी गौर करें तो उम्मीद की किरण वही दिखाई देती है। मसलन डेथ रेट। गुरुवार और बुधवार के आंकड़ों की तुलना करते हैं तो बुधवार को 24 घंटे के दौरान संक्रमितों की संख्या थी 3,79,459 और इस दौरान 3,647 लोगों की मौत हुई। गुरुवार को संक्रमितों की संख्या तो बढ़ी और ये 3,86,888 पर पहुंच गई, लेकिन इस दौरान मौत के आंकड़े में गिरावट देखी गई और ये 3,501 पर आ गई। देश में उपचाराधीन मरीजों की संख्या देखें तो ये 31,64,825 है। ये संक्रमण के कुल मामलों का 16.79% है। हालांकि कोविड-19 से स्वस्थ होने की राष्ट्रीय दर घटी है, ये दर 82.1% हुई है, लेकिन इसके पीछे अचानक मामलों में आई तेजी है। बीमारी से स्वस्थ होने वालों की संख्या 1,53,73,765 हो गई है। संक्रमण से मौत होने की दर भी घटी है और ये 1.11% पर आ गई है। देश में कोरोना की त्रासदी भयानक होने के पीछे सबसे बड़ी वजह बनकर उभरी हेल्थ सिस्टम का बिखरना।
न पर्याप्त ऑक्सीजन, न दवाई, न अस्पताल में भर्ती करने की सुविधा। ऐसे में लोग बदहवास दौड़ते रहे और उनके अपने दम तोड़ते रहे। लेकिन अब जल्द ही देश में इन व्यवस्थाओं में भी सुधार आने की उम्मीद है। एक और देश की बड़ी कंपनियों ने ऑक्सीजन की सप्लाई का जिम्मा उठाया। रेलवे ने देश की सांसों को बचाने के लिए ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाई और वायुसेना ने ऑक्सीजन के स्पीडी ट्रांसपोर्ट का जिम्मा संभाला हुआ है। उधर दुनिया के कई देश मुश्किल वक्त में भारत के साथ आकर खड़े हुए हैं। इन देशों से लगातार दवाई और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जैसे जरूरी उपकरण भारत को उपलब्ध कराए जा रहे हैं। देश में इन संसाधनों का वितरण होते ही काफी हद तक कोरोना के खिलाफ लड़ाई को बल मिलेगा। लेकिन कोरोना के खिलाफ सबसे कारगर हथियार वैक्सीन भारत की सबसे बड़ी उम्मीद है। कोरोना के खिलाफ भारत ने तेजी से वैक्सीनेशन किया है। अब तक लगभग 15 करोड़ लोगों को टीका लगाया जा चुका है। इनमें करीब 3 करोड़ लोग ऐसे हैं जिन्होंने कोरोना की दोनों डोज ले ली है। ऐसे में वैक्सीनेशन को तेज करने की जरूरत है। वैक्सीनेशन के रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा आ रहा है इसकी सीमित निर्माण क्षमता। इधर राज्यों और केंद्र के बीच वैक्सीन पॉलिटिक्स ने भी वैक्सीनेशन को मुश्किल किया है। केंद्र सरकार ने 1 मई से 18 साल से लेकर 45 साल तक के लोगों को वैक्सीनेट करने का ऐलान तो किया, लेकिन इस दौरान भंडार में वैक्सीन की कमी ने मुश्किल खड़ी कर दी। कई राज्यों ने वैक्सीन के अभाव में 1 मई से इस एज ग्रुप के लोगों को वैक्सीनेट करने में असमर्थता जताई। ऐसे में लोग असमंजस में हैं। हालांकि इस परिस्थिति से पार पाने के लिए केंद्र ने रूसी वैक्सीन को हरी झंडी दिखा दी है और उम्मीद है कि जल्द ही स्पुतनिक वैक्सीन लोगों को मिलना शुरू हो जाएगी। वैक्सीनेशन के बारे में कहा जा रहा है कि वैक्सीनेट लोगों को कोरोना संक्रमित तो कर सकता है, लेकिन हालत क्रोनिक होने के चांस खत्म हो जाते हैं। ऐसे में अब हर कोई चाहता है कि वो जल्द से जल्द वैक्सीन लगवा ले। तो फिर अंधेरे के पहाड़ से खड़े कोरोना के उस पार उम्मीद की किरण जगमगा तो रही है, लेकिन फिलहाल नजर नहीं आ रही है। उम्मीद है कि नाउम्मीदी का अंधेरा जल्द ही खत्म होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, आप कहीं मत जाइए, जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कोरोना के खिलाफ चल रही जंग में कुछ ऐसे हथियार आजमाए जा रहे हैं जो भले ही छोटे हैं लेकिन बड़ी उपयोगी साबित हो रहे हैं। कोटा में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बैंक भी कुछ इसी तर्ज पर काम कर रहे हैं। इसका फायदा भी मरीजों को मिलने लगा है। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की तादाद बढ़ाने से लोग आगे भी आने लगे हैं। ये देखिए ये रिपोर्ट। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की पहल पर शुरू किए गए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बैंक का फायदा दिखने लगा है। पहले दिन से ही बड़ी संख्या में ऐसे मरीजों के परिजनों के फोन बैंक में आए जिनके परिजनों को या तो अस्पताल में जगह नहीं मिली या फिर स्थिति ज्यादा गंभीर नहीं होने की वजह से घर पर ही क्वारंटीन होने की सलाह दी गई थी। लेकिन सांस लेने में आ रही तकलीफ की वजह से इन मरीजों पर भी खतरा मंडरा रहा था। ऐसे में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बैंक उम्मीद की नई किरण है। 20 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के साथ ये सुविधा शुरू की गई है। अब इसे 200 कंसंट्रेटर तक ले जाने की तैयारी है। मरीजों की स्थिति के आधार पर ये कंसंट्रेटर दिए जा रहे हैं। कम ऑक्सीजन की जरूरत वाले मरीज को 5 लीटर, ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत वाले मरीज को 10 लीटर का कंसंट्रेटर दिया जा रहा है। कंसंट्रेटर बैंक में फोन आने के साथ ही जरूरी औपचारिकताएं शुरू हो जाती हैं। परिजनों को बैंक बुलाकर कागजी कार्रवाई पूरी की जाती है।
मरीज का आधार कार्ड, उपचार की पर्ची जैसे दस्तावेजों का सत्यापन किया जाता है। इसके बाद मरीजों को कंसंट्रेटर दिया जाता है। कंसंट्रेटर बैंक का एक कर्मचारी पीपीई किट में परिजनों के साथ उनके घर पहुंचता है। कंसंट्रेटर लगाने के साथ साथ परिजनों को बताता है कि इसको ऑपरेट कैसे करें। अब आप भी देखिए कोरोना के खिलाफ लड़ाई में प्राणवायु का ये छोटा लेकिन असरदार हथियार काम कैसे करता है। इस मशीन की वर्किंग बहुत ही सिंपल है। इसको हमें प्लग इन करना है, सप्लाई चालू करनी है बिजली की। आप देख सकते हैं कैसे हो रही है। अब इस मशीन ने काम शुरू कर दिया है और ये एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन सक कर रही है। आप देख सकते हैं नीचे बबल्स निकल रहे हैं। इसका मतलब है कि इसमें एयर की सप्लाई चालू हो गई है। अब हम इसमें कितनी मात्रा में जैसे ऑक्सीजन जानी है, ये कैसे तय होगा? ये जो डॉक्टर है जो अपने पेशेंट को ट्रीट कर रहा है वो ही बताते हैं कि इस पेशेंट को एट दिस मोमेंट नेट कितनी ऑक्सीजन देनी है। तो इस मशीन में एक रेगुलेटर लगा हुआ है जो आपको ऊपर दिखेगा। बल को सेट कर सकते हैं कि पर मिनट कितनी ऑक्सीजन रिलीज हो रही है। कोई टाइम ड्यूरेशन या ऐसा कुछ तो नहीं है ना? नहीं, लिमिट तो नहीं है कुछ? ये इमीडिएटली ये मशीन आपको ऑक्सीजन रिलीज करना शुरू कर देती है और इसको कंटिन्यूस रिलीज करेगी। जब आप इसको बंद कर देंगे तभी ये फिर बंद होगी। यहाँ के सांसद और लोकसभा अध्यक्ष माननीय ओम बिरला जी ने यहाँ के ऑक्सीजन की कमी को देखते हुए कोटा के जो व्यापारी वर्ग है उससे आह्वान किया था कि इस परेशानी के समय के अंदर वो कुछ जो है आगे आएँ और ऑक्सीजन की उपलब्धता सुनिश्चित करें। उसको लेके कुछ हमारे जो यहाँ के प्रतिष्ठित व्यापारी हैं उन्होंने मिलकर कोटा ऑक्सीजन कंसंट्रेटेड बैंक का स्थापना की है। कोटा में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की ओर से संचालित किए जा रहे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बैंक के साथ साथ स्वयंसेवी संस्थाओं के सदस्य भी लगातार आगे आकर सरकारी अस्पतालों में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर उपलब्ध करवाने की कोशिशों में जुटे हैं। वहीं यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल के पुत्र अमित धारीवाल भी इस संकट की घड़ी में कोरोना के खिलाफ जंग में डटे हुए हैं। वे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की व्यवस्था कर सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध करवाने का प्रयास कर रहे हैं। लगातार आ रही ऑक्सीजन की किल्लत के बीच ये छोटे और असरदार ऑक्सीजन कंसंट्रेटर उन रोगियों के लिए संजीवनी साबित हो रहे हैं और घरों पर ही ऑक्सीजन सपोर्ट दे रहे हैं। एमबीएस हॉस्पिटल को चुना क्योंकि यहाँ पे 4 लीटर वाले तो कुछ सिलेंडर्स हैं, कुछ मशीनें ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हैं, पर 10 लीटर वाली यहाँ पे एक भी नहीं थी। तो मैंने आज से 10 दिन पहले ही बुक करा दिए थे। कुछ सिलेंडर मेरे पास में आ गए हैं, वो मैं नवीन सक्सेना जी जो यहाँ के अधीक्षक है एमबीएस हॉस्पिटल के, उनको डोनेट कर रहा हूँ और बाकी कुछ सिलेंडर्स लगातार आते जाएंगे और जहाँ जहाँ मेरे को गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर ज़रूरत महसूस होएगी वहाँ मैं दूंगा। अब ये जानना भी जरूरी है कि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर किस तरह से अस्पताल में भर्ती मरीजों को प्राणवायु दे रहे हैं और अगर एक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर एक मरीज को उपलब्ध कराया जाए तो 2 सिलेंडरों की कमी इस ऑक्सीजन कंसंट्रेटर से पूरी हो सकती है। 10 लीटर प्रति मिनट है वो, तो उसको कुछ टाइम बाद में कुछ टाइम के लिए जब गर्म हो जाए तो कुछ बीच में बंद करना पड़ता है। उस टाइम हम दूसरा सपोर्टिव लगाते हैं तो उसको ये तो 24 घंटे चल सकता है, बीच में रेस्ट दे करके। तो आप पूरे दिन में एक जो कंसंट्रेटर है वो 2 सिलेंडर की ऑक्सीजन बचाता है। मतलब 2 सिलेंडर अगर हम देते तो उतनी ऑक्सीजन बनती जितनी कि एक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बनाता है। तो कई पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको पूरे दिन की 2 सिलेंडर की रिक्वायरमेंट है, तो वो इनसे काम चलता है। ऑक्सीजन को लेकर देश और प्रदेश में हाहाकार का माहौल है। ऐसे में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बैंक की भूमिका इस संकट की घड़ी में काफी मायने रखती है। उम्मीद की जानी चाहिए कि ऐसी छोटी छोटी कोशिशें हमें इस जंग को जीतने में मददगार साबित होंगी और ये बुरा वक्त निकल जाएगा। फर्स्ट इंडिया न्यूज के लिए कोटा से गुल मोहम्मद मुल्तानी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार।